अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदीद। मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, इस हफ्ते नहीं बल्कि अगर कहा जाए 2026 की सबसे बड़ी खबर है तो वो ये है कि डिफेंस पैक्ट या दिफाई मुआहदा हम कहें, कल ये मंजर आम पर आया जब पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया के वहाँ सरबराहान ममलिकत मौजूद थे और पाकिस्तान को एक बड़ा एजाज़ हासिल हुआ कि इन दोनों ममालिक ने भी, इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान के ऊपर एतबार ना सिर्फ किया बल्कि पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा तय किया, जिस हवाले से इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे गुफ्तगू करने की। इसके साथ साथ सियासी खबरों पे भी हम बात करेंगे और सियासी खबरें ये हैं कि 27 सितंबर की कॉल दे रखी है तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की। बज़ाहिर ये लगता है कि इस्लामाबाद का रुख करेंगे। किस हद तक ये लॉन्ग मार्च बड़ा होगा, तादाद कितनी होगी, किस तरह हुकूमत मैनेज करेंगे, सारी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। वहीं तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बहुत सारे सवालात उठने लग गए हैं कि इतनी लंबी डेट क्यों दी गई है। लॉन्ग मार्च पहले भी हो सकता था। इवन के खुद बानी पीटीआई की बहन हलीमा खान साहबा ने कहा है कि मजीद 2 महीने खान साहब इंतजार करें कि उनकी रिहाई के हवाले से कुछ पार्टी करना चाह रही है। वहीं हम ये भी देख रहे हैं जो बैरून मुल्क तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कैलकुलेटेड है सारा कुछ जो है वो किसी मुआहदे के तहत, किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत जानबूझ के लेट डेट दी गई है। जबकि यहाँ की जो क़यादत है वो ये कह रही है कि बाहर वाले बैठे हुए अगर वाकई बानी पीटीआई या पार्टी से मुखलिस हैं तो वो खुद आके लीड कर लें। ये अब जो शिद्दत है बयानात की एक दूसरे के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर वो भी बढ़ गई है। इवन के तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं। सारा मामले पे हम बात करेंगे। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और हमारे साथ होंगे आरिफ अब्बासी साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मैं दोनों का मशकूर हूँ, लेकिन गौस नियाजी साहब आपसे मैं आगाज करूंगा। ये डिफेंस पैक्ट पहले भी सऊदीया के साथ हमारा एक दिफाई मुआहदा तय पाया, लेकिन अब इसमें शामिल किया गया है तुर्किया को। तो इसके खदोखाल क्या है, कितनी मालूमात सामने आ सकी है? इब्तदाई तौर पे ये बताया गया है कि डिफेंस ये जो मुआहदा है दिफाई, इसमें ये है कि अगर किसी एक मुल्क पर कोई भी दूसरा कंट्री, कोई मुल्क चढ़ाई करता है वो तीनों पे हमला तस्वुर होगा। यहीं तक है बात। कुछ मजीद आप मालूमात इस हवाले से रखते हो तो हम आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल ही बड़ा खुशाइंद एक मुआहदा हुआ है। इसमें तुर्की के शामिल होना, इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब तो पहले ही थे। तो एक बड़े मतलब तीन जो है ये बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के इस्लामी मालिक हैं जिन्होंने ये इम्पैक्ट किया है। और सारे इसमें मुझे लगता है कि ये बाद दूसरे ममालिक वो भी शामिल होंगे। और जिस तरह पहले नेटो थी इस किस्म का एक दिफाई मुआहदा होगा। और उसमें एक जो बात क्लियर की गई है कि इसमें कोई न्यूक्लियर इम्पैक्ट की बात नहीं की गई है कि न्यूक्लियर वेपन या इस किस्म का ये वो सारा वो नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज है। अलबत्ता जिस तरह पिछली माह के हक में जंग हुई है और टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान, चाइना और जिस तरह जो ड्रोन जो है तुर्की के इस्तेमाल में रिजल्ट मिले हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि इम्पैक्ट होगा। और डिफेंस के लिहाज से खलीज ममालिक में और इवन की बर सगीर में एक ताकत का जो तवाज़न है वो कायम हो जाएगा। तो ये बड़ी एक तासुर नियाज़ साहब, इससे एक तासुर ये जा रहा है कि जैसे 3 ममालिक ने ये तासुर बल्कि दिया जा रहा है, अब वो कौन दे सकता है आप बेहतर इस पे जानते होंगे, कि ये शायद ईरान के खिलाफ कोई डिफेंस जो है वो मुआहदा किया गया है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये कैसे हो सकता है कि ईरान के साथ? ज़ाहिर है हम तो ईरान को तो हम इतनी सपोर्ट हमने ईरान की है और शायद अगर उसकी कोई लीडरशिप इस वक्त सर्वाइव कर रही है तो उसको पाकिस्तान के मरून मिन्नत है। देखो तो इसराइल ने इनकी सारी क़यादत को ब्लॉक कर लिया था और ये सारे एक बात दूसरी बात से सबको उन्होंने मार देना था। लेकिन पाकिस्तान में भी हमारे जनरल फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो ट्रम्प को कहा कि जी नहीं, आप इससे अगर करेंगे तो मुज़ाकरात किससे करेंगे। तो ये एक किसी मेंबर पार्लियामेंट जो रजाई साहब उन्होंने जरूर स्टेटमेंट दी है कि ये कागजी मुआहदा है। तो कहे कि जी सऊदी अरब जो पॉलिसियाँ बदले, पॉलिसी के बाद ये है कि जो अमरीकी अड्डे हैं वहाँ ख़त्म किए जाएँ, कि असल मसला वो है अमरीका के अड्डे वो ख़त्म
हम जब तक नहीं होंगे तो इस पैक्ट का कोई फायदा नहीं है। और ये उनका अपना व्यू है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको ऐसा बयान इस मौके पर नहीं देना चाहिए था, उसको खैर मकदम करना चाहिए था और बल्कि कहना चाहिए था कि हम भी इसमें शामिल होते हैं तो एक अच्छा शुरुआत होती है और बड़ी स्ट्रांग पावर यहाँ बनती और मतलब इस खत्ते में तवाज़ुन कायम होता। और उनका अपना एक व्यू है, उन्होंने की है, अब उनकी लीडरशिप ने तो भी कोई बयान नहीं दिया। मेरे ख्याल वहाँ भी कोई लीडरशिप का क्राइसिस है, क्योंकि वो सदर पशकियान जो है वो मसूद पशकियान ने सदर वो स्टेटमेंट आई थी कि मैं किस सूरत रिजाइन नहीं दूंगा, तो वहाँ भी कोई आपसे इख्तिलाफात हाई लीडरशिप के अंदर कोई मसला। तो बहरहाल ये जो इफेक्ट हुआ है जिससे मेरे ख्याल में बहुत खत्ते में तवाज़ुन रखने के लिए जो है ना वो बहुत बड़ा एक अच्छा प्लस पॉइंट हो गया है। पहले पाकिस्तान सऊदी अरब था तो वो भी था, अच्छा था, लेकिन अब उसके तुर्की के शामिल होने से इस इलाके में एक इस्लामिक ब्लॉक समझ लें या इस्लामिक नेटो टाइप कोई एक इतिहाद बनने जा रहा है और उस पर 3 बड़े मुल्क शामिल हो गए हैं। अब छोटों बड़े को शामिल करना कोई मसला नहीं रहा, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा और हमें ये इलाकों में जो है ये जो आजकल अनसर्टेनिटी है, कभी ये बनाए हरबस में है, कभी आगे करके होता है, तो ये चीजें रोकने में मदद मिलेगी। चले ये हम इस्लामिक नेटो तर्ज जो आपने मिसाल दी उसका नुक्ता आगाज इसे कहा जा सकता है, एक अच्छा इकदाम है। और जब से हम देख रहे हैं ये कल से ये खबर सामने आई है, भारत के आप मीडिया पे जाके देखें या इजराइल का आप वेबसाइट्स पे जाके देखें तो वहां तो सफ़े मातम बिछी हुई है। हमारे साथ आरिफ अब्बासी साहब हैं तहरीक इंसाफ से। आरिफ साहब, आपकी हुकूमत से बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं जो कि हैं भी, हुकूमत से एस्टैब्लिशमेंट पे भी तनकीद करती हुई तहरीक इंसाफ नजर आती है, लेकिन ये जो कल मुआहदा हुआ है ये मुश्तरका तौर पे हर पाकिस्तानी ये समझता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, पिछले 1 साल से 2 अपसट जो इस हमारे खित्ते में हुए, एक पाकिस्तान और इंडिया की जो मार्के हक था और उसके बाद जो ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग थी, उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आई हैं कि इस खित्ते की दिफाई जो मामलात है या पॉलिसीज है मुख्तलिफ ममालिक की, उस पर वो रीथिंक करने पे मजबूर हो गए हैं। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उसने मार्के हक में अपने से 4-5 गुना बड़े दुश्मन को एक्सपोज किया, भाई वो कागजी शहर है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कम वसाइल के बावजूद, छोटा मुल्क होने के बावजूद, छोटी एयरफोर्स हमारी बहुत छोटी है उनके मुकाबले में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको नाकुछ चने चुपाए और इस दुनिया में हमारे हमें जैसे डिफेंस कंट्री बहुत निखर के सामने आया। फिर जब अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग हुई तो जो हमारे मिडिल ईस्ट के भाई बरादर ममालिक हैं वो बरस से कई डिकेड से वो अमेरिका पे रिलाय करके बैठे हुए थे, उनको ट्रिलियन ऑफ डॉलर दे रहे थे, अड्डे दे रहे थे, लेकिन अमेरिका उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा। उनका वो जिस तरह का डिफेंस अमेरिका से चाहते थे, अमेरिका इंटायरली टोटली उसमें नाकाम हुआ, तो उनको भी अपनी सोच बदलनी पड़ी और पाकिस्तान एक बेहतरीन चॉइस है इस खत्ते की दिफा के लिए, स्पेशली मिडिल ईस्ट के, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फौजी ताकत है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो रिसर्च है डिफेंस में, वो इस खत्ते में हम अपनी बलादस्ती हर तरह से बनवा चुके हैं। मतलब कि इवन इंडिया, जो भी खत्ते के बाकी ममालिक हैं उसमें अल्लाह पाक ने हमें सुपीरियर साबित किया है। तो अब उन खत्ते के ममालिक ने जो माली लिहाज से बहुत मजबूत है, लेकिन डिफेंस उनका हमेशा डिपेंडेंट रहा है और एक छोटा सा इसराइल इन सबको आगे लगा के रखता था, और जिस मकसद के लिए वो उन्होंने इसराइल के से बचने के लिए या किसी और हमले से, बट ईरान को अगर अमेरिका नहीं रोक सका तो किसी और को अमेरिका किस तरह महफूज रखेगा इन ममालिक को किसी और हमले से। तो उनकी ये जो रीथिंकिंग थी, उनकी जो पॉलिसी रिवाइज हुई है, उसमें किरदार जेन्युइनली पाकिस्तान का बनता है। जिस तरह भी आप देखें, लॉजिस्टिक की तरह की वजह से देखें, आप टेक्नोलॉजी की वजह से देखें, आप वेपन से देखें, आप मतलब कि तीनों फोर्सेस के वेपन्स आप लगे, एयरफोर्स हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, नेवी हमारी आर्मी तो सुपरसीड करती है हर तरह से खित्ते के बाकी इंडिया समेत बाकी सारे ममालिक को। तो ये अच्छा फैसला है और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इससे न सिर्फ खित्ते में इस्तेकाम आएगा, बल्कि जो हमारे मिडिल ईस्ट के दोस्त हैं वो जो बहुत बड़ा एक सरमाया अमेरिका को देते थे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उससे भी उनकी
बचत भी होगी और बेहतर तहफ़्फ़ुज़ इंशाल्लाह पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर इस खिते का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब कुछ सियासी गुफ्तगू हो जाए, चूंकि जाहिर है जहां इख्तलाफात की चले हम बात कर लेते हैं, अब तो इत्तेफाक से हम बात कर रहे थे ना दोनों तरफ, तो इख्तलाफात की बात यह है कि जैसे ही अनाउंस हुआ 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च किया जाएगा और मुमकिन तौर पर जाहिर है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब हुकूमत किस तरह डील करती है ये तो वक्त बताएगा, डंडे से हुकूमत पेश आती है या कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि फलां ग्राउंड में फलां जगह जाके आप एहतजाज कर सकते हैं। ये जो आपके अपने लोग हैं, अब मुझे पूछना ये होगा अब्बासी साहब कि आप कौन से धड़े से हैं? इस वक्त तहरीक इंसाफ दो धड़ों में तकसीम नजर आती है। एक धड़ा हमें ये कह रहा है कि 27 सितंबर को हम खान साहब को आजाद करवा लेंगे, ऐसा एहतजाज करेंगे कि हुकूमत घुटनों पर आ जाएगी। उनको सुन के ये तासुर मिलता है हमें। एक धड़ा ये कह रहा है, जिनमें शहबाज गिल साहब भी मौजूद हैं, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। कल ही मेरे प्रोग्राम में फिरदौस शमीम नकवी साहब थे, वो कहते हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक शहबाज गिल पार्टी का हिस्सा है, और अगर वो हिस्सा है तो वो कह रहे हैं अगर लंबी डेट दी गई, उन्होंने कहा फौरन से ऐलान कर दिया गया किसी लॉन्ग मार्च का, तो इसका मतलब है जेन्युइन है। अगर लंबी डेट दी गई तो ये ट्रक की बत्ती के पीछे कारकुनान को लगाया गया है, होगा कुछ नहीं, और वही हुआ कि लंबी डेट दी गई। तो आप कौन से धड़े से हैं आप, और 27 सितंबर के एहतजाज पे क्या मौक़िफ़ है आपका? हाँ देखिए जी, मैं तो इमरान खान के धड़े से हूँ। मैं आज 22-23 साल 2002 से ऑनवर्ड इस पार्टी में हूँ। और इमरान खान के धड़े के साथ कौन खड़ा हुआ इन दो धड़ों में? नहीं, अब मेरी अर्ज सुन ले ना। अच्छा, इस वक्त पार्टी की पोजीशन ये है कि इमरान खान के बगैर पार्टी की जो सेंट्रलाइज फोर्स है वो हमारी जेल में और साल होने का है, उनसे कोई मुलाकात कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही। बहुत सारे साथी लोग 9 मई के बाद, चूंकि क्यादत हमारी देखें सारे लाहौर में चीमा साहब हो गए, महमूद रशीद साहब हो गए, जाग चौधरी साहब हो गए, यास्मीन राशिद साहब हो गए, कि जो हमारी क्यादत है या तो उसका पार्टी छुड़ा दी गई है जो मेन रोल था जिन लोगों का, या फिर जेलों में बंद कर दी गए। अभी जो मौजूदा हमारी लीडरशिप है इसमें पॉलिटिकल मेच्योरनेस का मेरा ख्याल है काफी फुकदान है। इमरान खान का जहां तक पहले कि देखें इस मुल्क के आप मौजूदा सियासी हालात देखें कि आपकी अदलिया को खत्म कर दिया गया है। तीन सतून है, मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया। इंतजामिया का जो रवैया है हमारे साथ, हमारी हुकूमत खत्म होने के बाद अप्रैल 10 से वो इंतजामिया मुकम्मल तौर पे एक पार्टी बन के रियासत के बजाय हुकूमत के साथ खड़ी गई, जबकि उसको रियासत की सर ये हर दौर में होता रहा है, हर दौर में होता रहा है। मेरी अब बात सुन ले। उसके बाद दुखा सहारा आपको रह जाता है हुकूमत, अगर आप पे जुल्म करे तो मुकन्ना, ये सॉरी जुडिशरी का 26 और 27वीं तरमीम के बाद जो हाल कर दिया गया है, तो हम तो बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं कि इंसाफ मिलने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। एक बरानाम आइन है जिसपे अमल दरामद न होने के बराबर है। आइन के मारवाए आइन जितने इकदाम हुए, मैं 10 इकदाम आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन आपको प्रोग्राम क्योंकि टाइम कम है। पंजाब असम्बली के इलेक्शन न होना, KPK के न होना, सेंट्रल के न होना, लोगों का गुम हो जाना, अदालतों में पेश न होना, बुनियादी हकूक खत्म हो जाना, ये सारी चीजें तो हमें नजर आ रही हैं इंतजामिया की तरफ से। इसके इंतजामिया के खिलाफ आपको रेमेडीज होती है, आपको तवक्को होती है कि अदलिया हमें इंसाफ देगी। फिर अदलिया का जो रवैया, और खुसूसन जब से अदलिया खत्म हो गई है 27वीं और 26वीं तरमीम के बाद, फर्क ये है ना अब्बासी साहब, फर्क ये है आप तस्वीर के किस रुख को देखना चाहते हैं। हमें वो वक्त भी याद है जब अदलिया में कोई भी बानी PTI या PTI से रिलेटेड केस जाता था तो पता होता था फैसला क्या आना है। वो साकिब निसार हो, आसिफ सईद खोसा हो, जस्टिस गुलजार हो, बंदयाल हो, एक लाइन लगी हुई थी ना जो आपके हक में ही फैसले दिया करते थे, और पहले से पता होता था मखसूस बेंच 4 या 5 जजेस का बनता था। उस वक्त उनको लगता था उनके साथ ज्यादती हो रही है, अब आपको लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। तो अब क्या करें हम जैसा रिपोर्ट करने वाला एक आम सहाफी तो जिसका मौक़िफ़ सुनता है वही हमें सच्चा लगता है, हम किसके साथ खड़े हो? इरफान साहब मेरी बात सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम अज कम कोई एक मिसाल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला वायलेट किया और सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को ना मानो या हाई कोर्ट के किसी फैसले को ना मानो। मैं आपको 101 मिसालें दे सकता हूँ मौजूदा हुक्मरानों की कि हाई कोर्ट के फैसलों को इन्होंने नहीं माना, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के फैसलों को इन्होंने नहीं माना, इवन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इन्होंने नहीं माना। इट मीन्स के रूल ऑफ लॉ इज अवर। We are not a civilized society. We are not governing under a constitution. अब इन हालात में हमारे पास एक आखिरी जो रह जाता है
ऑप्शन वो यही है कि हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक 100 कार्ड से हमें एक हक देता है कि हम अपनी तहरीक चलाएं, लोग जम हो, अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने नजरिए का प्रचार करें। हम इंशाल्लाह ताला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए पुरअमन तौर पे बिल्कुल कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपनी तहरीक चला रहे हैं। इसमें ग्रेजुअली हम ऊपर जाएंगे। 27 सितंबर इसका टॉप डेट, वो फाइनल डेट है। उससे पहले हम 100 घरों में नहीं बैठेंगे। ये कम्युनिटीज की शुरू हो चुकी है हमारी तहरीक, गली मोहल्ला, यूनियन कौंसिल, वार्ड, तहसील, जिला, तो हम मोबिलाइजेशन पे लगे हुए हैं। इस तहरीक से सबसे बड़ा एतराज अलीमा खान साहिबा को है ना। अलीमा खान साहिबा कह रही है कि 2 महीने का वक्त क्यों दिया गया? नहीं, अलीमा खान साहब देखो, शी इज नॉट द पार्ट ऑफ द पार्टी। उनको पार्टी की पॉलिसी का शायद उस तरह अवेयरनेस नहीं है, न वो सीसी की मेंबर है, न पॉलिटिकल कमेटी की मेंबर है। सियासी पार्टी की मेंबर तो नहीं है, लेकिन जाहिर है उनका भाई है ना, तो वो तो चाहेंगे जल्दी हो जाए। नहीं, मेरी बात है ना, वही बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने पूरी एक मोबिलाइजेशन के पीके में कही, जैसे वो मियां अली में आई, उनके साथ क्या शुरू हुआ? क्या मियां अली आउट ऑफ द बाउंड है? क्या मियां अली में आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा? क्या मियां वाली उनका घर है, वो अपने वालिदैन के कब्रों पे उन्हें नहीं जाने दिया गया? इन हालात में अब मतलब कि बड़ा सोच समझ के काम कर रहे हैं। पूछते हैं ना नियाज़ी साहब से। समझ तो अलीमा खान को, अलीमा खान बिल्कुल ठीक कर रही हैं, और उनको शायद पूरी तरह वो चीजें कन्वे नहीं हुई जो पार्टी ने पॉलिसी बनाई है। इतनी लंबी डेट क्या क्यों दी, और इस 1 महीना जो 1.5 महीना हमारे पास है, इसमें हमने क्या क्या करना है। फिरदौस शमीम नकवी साहब कल कह गए मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा 7 अगस्त की बात हुई थी, फिर ये 7 सितंबर की बात हुई थी, और 27 सितंबर तक क्यों ले गए? उन्होंने कहा ये मेरे इल्म में नहीं है। गौस रियाजी साहब वो तो कह रहे हैं कि आपने, ये किसने कहा है 7 सितंबर? और ये फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा है। फिरदौस शकील नकवी, अच्छा नकवी साहब कराची वाले। देखें जी, माइट भी के वो एक आदमी देखें, आपको अगले हफ्ते 10 दिन में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। चले आगे चलते हैं ना, इस पे करेंगे भाई साहब, इस पे करेंगे। नियाज़ साहब वो कह रहे हैं कि आपने अदालत ही खत्म कर दी, सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल आपने एक और कोर्ट बना दिया, तो आप करें तो क्या करें? हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता कि हम सड़कों पे ना निकले। और दूसरा उन्होंने ये भी बात की कि जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, अदालतों से हमें कोई उम्मीद नहीं होगी, तो फिर क्या करेंगे? हम सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे कि हमारे तहरीक इंसाफ के बानी जो है उन्हें रिहा किया जाए। जैसे कि पहली बात तो ये है कि इन्होंने 26 नवंबर की बात की है, जी, सॉरी सितंबर की। हाँ, तो वो अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तो लॉन्ग मार्च अगर पहले कुछ नहीं हुआ, जब इमरान खान ने खुद किया था 26 नवंबर 23 को, और उस वक्त अली गंडापुर और दूसरे साथी आए थे, तो उस वक्त जब वो कुछ नहीं कर सके, खान साहब कुछ नहीं कर सके, तो ये क्या कर सके? ठीक है ना। और दूसरा जब खान साहब आए थे तो ये कहते हैं कि हमने कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वायलेट नहीं किया। तो वो तो जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जब खान साहब तना लेके आ रहे थे, तो उसने कहा था भाई उस आप ऐसे है कि उसको अपना आप जब लॉन्ग मार्च G9 में आप रोक लें। अब G9 में वो नहीं रुके, फिर इस तो सुप्रीम जो कि उनकी अपनी कोर्ट थी, तो उन्होंने ये कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से आपने दरखास्त दायर की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हो सकता है कि बानी पीटीआई के इल्म में ना हो। मुझे याद है ये बात जी। तो इस किस्म के ये कोर्ट इनके इतने लाडले कोर्ट से थे, और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त जो है ना, जो गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त जो है ना, आपको याद है कि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले लिया कि उसे यहाँ पेश किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट फिर जब वो पहुंचे तो कहा कि गुड टू सी यू। तो उस वक्त मतलब है इसके तो इतनी अदालतें उस वक्त कितनी फेवर कर रही थी, हमारे कोई फैसला नहीं आ रहा था, कर रहे थे। अब ये एतराज करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दी, और ये किया जो कुछ किया हमने कानूनी तौर पे किया है, और इनमें तरमीम किया है 2/3 मेजॉरिटी से किया है। अगर ज़ाहिर है कानूनी तरीके से तो आप सब करना चाहिए, अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो ना करें, ये आपकी मर्जी है। तो हम तो जो भी आइन और कानून को मानते हैं उसी तरीके से करेंगे, और ये आइन कानून को कभी भी बाधा नहीं कर रहे। ठीक है ना जी।
और फिर इस किस्म की ये जुबान तो फिर क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे आप लोग? मतलब वही हम कानून अपना रास्ता अपनाएगा। देखो जब भी ये एहतजाज करें एहतजाज बिल्कुल करें, लेकिन जब भी अवाम के जान माल की को खतरा होगा या कोई रास्ते में खतरा होगा या अवाम के मामूलात में कोई तब्दीली आ गई तो फिर हम फौरन जो है उसको जो है ना मतलब उस कानून अख्तियार में आएगा और उसको जो है कानून रास्ता अपनाएगा। हम इनको रोकेंगे, मुंतशिर करेंगे या गिरफ्तारियां करेंगे या जो भी लायामल होगा, उसको नहीं, हम कानून से उसको कानून की ताकत से रोकेंगे। तो अदालत का सहारा भी ले सकती है हुकूमत, पटिशन दायर कर दे कि ये रेड जोन में दाखिल ना हो या इस किस्म की सिचुएशन अगर बनती है तो? देखो ये हुकूमत का काम है, ये हुकूमत बिल्कुल जरूर इस पे सोचे कि हम तो पहले समझाएंगे इनको कि यार देखो करके ना लो और ऐसी बात ना करो। सर कता कलामी की माजरत, वहाँ जाके ये कता कलामी की माजरत, मुझे तो पता चला पहले से समझा दिया गया है। मोहसिन नकवी साहब पेशावर गए थे, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की है, कोई मुलाकात सुहेल अफरीदी साहब से भी हुई थी? वाला जो तरीका भी है ना जी, अच्छा। वो हम कानून रास्ता बनाएगा। बिल्कुल एहतजाज करें, एहतजाज करना हक है, जमहूरी हक है, हम रिस्पेक्ट करेंगे, बिल्कुल जरूर करें। लेकिन तो ये जो आवाम के अगर ये तोड़ फोड़ करेंगे, माजी में जो करीबन घंटे को इस तरह 112 की गाड़ी लेके, सरकारी गाड़ी लेके और फिर बम को जला दिया गया, फिर बहुत बड़ा नुकसान हुआ इनका, मतलब हुकूमत का नुकसान हुआ, KPK के अवाम का नुकसान हुआ। तो इस तरह की बातें वो नहीं किया करते, ठीक है ना। तो उस मतलब कानून को बनाओ और फिर मेरे ख्याल में नहीं ख्याल की इतनी हिम्मत है कि ये आगे इस्लामाबाद रेड जोन में दाखिल हो जाएंगे, वो पुरानी बात थी। जब 5 साल की क़यादत में ये नहीं कर सके तो उस पर आपको पता है कि गंडापुर साहब लॉन्ग मार्च लेके तो क्या होता है, वहां से रास्ता बना के वो रात में चले गए, एबटबाद चले गए, ठीक है ना। तो वो हमें तो परवाह नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कल के दाखिल में और और फिर जहाँ जाके और बहुत ही कजीब मसला निकाले, हमारे पास टेबल पर बैठे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी ठीक करें। एक तो ये समझ नहीं आती कि ये क्रेडिबिलिटी कैसे ठीक होगी कि जी जो एक बात करके हम तय करके जाते हैं फिर ये उस चीज फिर जाते हैं, खास करके बाद जब बात जाती है तो उनको भी इनकार कर देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक नियाज़ साहब, हुकूमत के अंदर कोई इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है? अभी इंटरनेशनल मीडिया में भी एक रिपोर्ट आई थी कि हो सकता है अगले 2 से 4 हफ्तों में बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए इस्लामाबाद के अंदर, और एक पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उस पर जो एतराज लगा था, जो चैम्बर दरखास्त दायर की गई थी, वो एतराज़ात कलअदम करार दिए गए, तो वो भी दरखास्त लग गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें दरखास्त की गई थी पीटीआई की जानिब से कि बानी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। तो कोई हुकूमत से इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, को आपके इल्म में है? देखो जी, कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे और अगर वाकई उस पोजीशन में है इनको बहुत सी सहूलतें मिल सकती हैं, अपना एटीट्यूड ठीक करें, अपने आप को सियासी पार्टी बने, सारे मसले हल हो जाएंगे। ये जिस तरह का इस तरह से टक्कर लेते हैं ना, मतलब एक दफा जो इसकी बहन मिलने गई तो जो 5 साल से जबान संभाल की, नेक्स्ट डे जो आर्मी चीफ ने तो बदले उन्होंने ट्वीट किया, वो नाकाबिले बर्दाश्त था। फिर दूसरी बात उन्होंने जब उनके बेटे मिलने आए वहाँ उन्होंने साहबी को बयान साहबी ने कहा कि वो अदिये को गाली दे रहा है। तो इस तरह की चीजों से अभी सलमान सफ्तारी जो वकील हैं इनके 2 दफा वो कह रहे हैं कि मैं मिलो खान साहब से, तो खान साहब ने यही कहा कि मुझे कैद तनहाई में रखा है, फलान क्या है। वो भाई कैद तनहाई में रखा है, अगर तो कैद तनहाई में अगर रखा है तो उसको क्या है, कैद तनहाई में तो दायरे जेल में कैद तनहाई होती है ना जी, जेल में घर वाला माहौल तो नहीं होता है। तो उस पर ये कहने का मतलब है कि अपने आप को जेल में समझे, वो कैदी हैं। पहले आप खुद कहते थे कि जी सर आपने सहूलतें भी तो आपने दी है ना, वो गार्डन में जाने का भी अलाउ है, 3 सेल दीवारें तोड़ के उसे खुला बना दिया गया है, फिर आप डंबल्स भी दे रहे हैं उनको, एक्सरसाइज वाली साइकिल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ना आप भी। तो क्या दे रहे हैं सर? एक्सरसाइज मशीनें दी हैं आपने, इवन के साइकिल तक दी है। हम तो फैसिलिटेट करते हैं, देखो जी एक हम तो चाहते हैं कि वो ठीक करें, हालांकि ऐसे मैनुअल में नहीं है कि मशीनें दें। हाँ, लेकिन वो पीटीआई कहती है कि ये तारीख की सबसे बदतरीन जेल है। बेगम सब भी हफ्ते में मिल लेते हैं और इसके बावजूद अगर वो करते हैं तो हाल में वो वही उनका किया उनके सामने आ रहा है। वो कह रहे थे कि मैं जाके एसी करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब जब अपनी बारी है तो कह रहे मुझे कह रहे अब्बास साहब, कोई 27 सितंबर के ऐलान के बाद हुकूमत पे प्रेशर आया, कोई बातचीत के हवाले से, कोई आपसे राब्ता हुआ हो, किसी से हुआ हो
کہ چلے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ جلسہ جلوس لے کر نہ آئیں، کیونکہ ماضی میں آپ لاتے رہے ہیں جس سے جو کار سرکار ہے اس میں مداخلت کے بھی الزامات آئے، پھر اپنے آپ کے کارکن بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر عوام کی زندگی پنڈی اور اسلام آباد کی اجیرن ہو جاتی ہے. تو کوئی پلان ہے کہ پہلے کو آفر کر دی جائے آپ کو تو آپ رک جائیں گے، یا حتمی ہے کہ کچھ بھی کریں جب تک چھوڑیں گے نہیں، بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کریں گے، ہم یہ جلوس لے کر آئیں گے؟ دیکھیں میں آپ کے پہلے تو یہ حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ مانتے ہی نہیں ہیں. دس پارلیمنٹ ناٹ ریپرزینٹنگ the will of the peoples of پاکستان. ایک 17 سیٹوں والی پارٹی کو حکومت دے دی گئی ہے جو عوام کی ریجیکٹڈ ہے، کیونکہ ان کو عوام کے اسی وجہ تو احساس نہیں ہے. پیٹرول کہاں جا رہا ہے، آپ کی بجلی کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں، آئی پی پیز میں یہ کس طرح لوٹ مار کر رہے ہیں. پہلی بات جو ہے کہ کس کی لیجیٹیمیسی کو ہم نہیں مانتے، اس پارلیمنٹ کو ہم عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ان کے پاس قانون سازی کرنے کا، آئین میں ترمیم کرنے کا اخلاقی طور پہ کوئی جواز نہیں. ان کو خود بھی پتہ ہے کہ عوام ان سے نفرت کرتے ہیں. دوسرا، غوث صاحب نے بات کی جیل کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیل میں جو کرمنل ہیں، جو قاتل ہیں، لٹیرے ہیں، ان کی لیڈروں جیسے، اس کی بھی ایک مینول ہے، جیل مینول ہے. میں جیل جاتا رہوں، میں وہاں تاریخیں بھوگتا رہوں. خان صاحب کے جی ایچ کیو والے مقدمے میں کس قانون میں لکھا ہے جیل کے کہ آپ ایک سال وکلا سے ملاقات نہ کرنے دیں؟ کس قانون میں لکھا ہے کہ آپ فیملی سے ایک سال پرزنر کی ملاقات نہ کرنے دیں؟ کس قانون میں لکھا ہے کہ آپ اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں بینگ اے پرزنر وہ ختم کر دیں؟ ایک سال سے عمران خان کو کوئی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے پرزنر ایز اے قیدی ان کو حاصل ہے وہ نہیں دیا گیا. ڈاکٹر کو نہیں دکھایا گیا. کس اس کتاب میں لکھا ہے جیل کی کہ اگر ایک قیدی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہاسپٹلائز چوری لے کے جایا جائے، اس کا آپریشن ہوتا ہے، اس کا چیک اپ ہوتا ہے، اس کے جو پیرنٹس ہیں یا فیملی ہے یا اس کی اولاد ہے، اس کے بہن بھائی، ان سے خفیہ رکھا جائے، ان کو رپورٹیں تک نہ دی جائیں. یہ تو ٹوٹلی غیر انسانی فعل ہے نا، غیر انسانی انٹائرلی. اور اس کو مجھے نہیں پتا یہ کس طرح دفاع کریں گے، کیونکہ انہوں نے عوام کے پاس تو جانا نہیں ہے. ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ نیاز صاحب کس طرح دفاع کریں گے. میں ایک سوال بیچ میں دے دوں، ایک دن مجھے ختم کر دیں پلیز. ماڈل ٹاؤن کو ان کے منہ پہ خون لگا ہے ماڈل ٹاؤن سے. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کے بعد 25 مئی کو ہمارے کارکنان شہید ہوئے، پھر 9 مئی کو ہمارے 25 لڑکے شہید ہوئے، پھر اکتوبر میں یہاں کچھ ہوا، پھر گجرانوالے میں جو کچھ ہوا، جو کشمیر میں ہوا. جس طرح یہ عوام کا قتل عام کر رہے ہیں یہ حکومت نون لیگ والی، اس کے بعد تو یہ پہلے کی بالکل ناامید ہو چکے عوام سے. ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ گولی مارو، ڈراؤ، حکومت کرو، لوٹ مار کرو، 11 ارب کا جہاز خریدو، اور جو ستھرا پنجاب کے ٹریلین آف روپیز کے سکینڈل ہیں ان کو پیسہ ہضم کرو. عوام کے پاس نہ انہوں نے جانا ہے، نہ عوام کا ان کو ڈر ہے، نہ عوام کا ان کو کوئی خیال ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچ لینا چاہیے کہ بینگ اے سیاسی پارٹی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو یہ ہے نہیں، یہ ایک مافیا بن چکے ہیں، تو یہ کل کس منہ سے عوام کے پاس میں چلے کیا کل میں 14-15 کیس بھگت رہا ہوں، ہماری آل اولاد بھگت رہی ہے. کبھی کسی پولیٹیکل ورکر کے میرا گھر 3 دفعہ ٹوٹا ہے. ہمارا کوئی لیڈر ایسا نہیں رہا جس کا گھر 4 5 دفعہ نہ ٹوٹو، جس کے گھر میں لوٹ مار نہ ہو. پاکستان کی تاریخ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یقیناً وہ فرد واحد آپ پہ کوئی الزام ہے، لیکن گھر والوں تک یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے. میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اس پروگرام سے، اور حکومت وقت کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس طرح بلیک میلنگ بالکل اسی طرح جو آپ کے دور میں کل ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے. شبر زیدی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے ایک کلپ میرے سامنے آیا جس میں بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے آخری وقت میں عدم اعتماد کے دوران جہانگیر ترین صاحب سے کوشش کی رابطہ کرنے کی، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اس لیے ناؤ اٹس اوور. انہوں نے شبر زیدی صاحب کو جواب دیا اور کہا میں مردوں کی دشمنیاں مردوں سے ہوتی ہیں، میری بیٹیوں تک پر FIR کاٹی گئیں اور انہیں گھر میں آ کے ہراساں کیا گیا. تو یہ آپ کے دور میں بھی غلط ہوا تھا، یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، آپ اسے بھی مان لیں کہ آپ سے بھی یہ غلطیاں ہوئیں. کوئی گھر نہیں ٹوٹا ہمارے دور میں، کوئی چادر چاردیواری کی اس طرح بے رحمتی نہیں ہوئی. میرے پاس 3 ویڈیو، میرا 3 دفعہ گھر ٹوٹا ہے. اگر جہانگیر ترین سے اختلاف تھا تو اس کے بچوں پہ کیسز بنانا جائز تھا. جس میں توڑ کر رہے ہیں. اگر جہانگیر ترین سے اختلاف تھا تو ان کے بچوں پہ کیسز بنانا جائز تھا. ہم نے دیکھا نواز شریف کی وہ بیٹی جو سیاست میں نہیں ہے ان پہ بھی کیس بنایا گیا تھا.
जहांगीर तरीन के चारदीवारी किसी ने क्रॉस नहीं की, उसके बेडरूम में कोई नहीं गया। हमारे पास वीडियो है, हमारे सर घरों में। ये कराची का वाकया कौन भूल सकता है? मरियम नवाज साहिबा यहाँ ठहरी हुई थी अपने शरीक हयात के साथ, और यहाँ दरवाजा किसने तोड़ा था, किसकी हुकूमत थी? होटल का सिर्फ एक होटल का दरवाजे का लॉक तोड़ने पे हमारे तो भाई खुदा की कसम 6 महीने हमें लगे रेनोवेट करने पे घरों को, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ एलसीडी फर्नीचर, नहीं, इवन के सोलर पैनल तक दोनों को गलत कहें, दोनों को गलत कहें ना, कहें कि हमसे भी वो गलतियां हुई, अब ये गलतियां ना दोहराई जाए, हम भी पीछे हटते हैं, आप भी पीछे हटे, इस तरह मामला सॉल्व होंगे। होटल के दरवाजे का लॉक होटल के दरवाजे का लॉक खोलने में और घरों को तोड़ने में बड़ा सर इल्जामात में फर्क है ना। उन्होंने 9 महीने किया था, उन्होंने नहीं कहा था कि IMF जो है वो कर्जा ना दे पाकिस्तान को, उन्होंने नहीं कहा था कि बाहर जो लोग हैं वो रेमिटेंस ना भेजे पाकिस्तान को, बहुत सारा फर्क। उन्होंने हुदूदो क़यूद का ख्याल रखा था। किस तरह देखे, नवाज शरीफ ने क्या कहा कि मेरी कमर में छुरा गोंपा फौज ने, ये नवाज शरीफ का रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। नवाज शरीफ ने क्या कहा, मरियम नवाज के जलसों में क्या नारे लगते थे, ये जो सर मैं तो किसी इदारे की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अगर कोई शख्स IMF को खत लिखे और कहे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे, इसका मतलब क्या है? ताकि डिफॉल्ट हो जाए पाकिस्तान। वो ज्यादा बुरी बात है। ये बुरी बात है कि फौज ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। डिक्टेटर क्या करते हैं सर? डिक्टेटर क्या करते हैं? नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके मुशर्रफ ने क्या किया था? तो उसमें कसीदा तो मुशर्रफ का नहीं पढ़ना था ना, अपने मुखालिफ के खिलाफ उन्होंने बात की। चले मैं नियाज साहब आपसे सवाल का जवाब ले लेता हूं। नियाज साहब, ये बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आते हैं हमारे प्रोग्राम में, लेकिन मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सका। आई होप कि आप कुछ इस हवाले से बताएंगे। बानी PTI की उनकी बहनों से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो पाती? कानूनी जवाज हमारे पास ऐसा है नहीं सिवाय इसके कि सियासत में बात ना की जाए। अगर वो सियासत में बात उन्होंने एक दफा कर दी तो हमेशा के लिए मुलाकातें बंद हो जाएंगी। ये लॉजिकल नहीं लगता। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ कि कैदे तन्हाई में उन्हें ले जाया गया है, ये दुरुस्त है और ये तारीख लिखी जा रही है। कल को फिर खुदा ना करे आपके साथ ये दोहराया जा रहा हो और फिर आपको ये मिसालें दी जाएं कि आपने भी ऐसा ही किया था, तो कम से कम जहां सारा कुछ सही है, कानून के मुताबिक आप समझते हैं अदालत ने सजा दी है, वहां अगर मुलाकातें चलती रहें तो कोई जवाब ही नहीं बचेगा PTI के पास। देखिए जी, हमने भी जेलें काटी हैं, हमारी भी मुलाकातें की जाती थी, कभी हो जाती थी कभी नहीं हो जाती थी, लेकिन इनका मसला ही अजीब है। अच्छा, इनमें जब देखो जो 5 साल को शायद तकरीबन 3 साल हो गए गिरफ्तार हुए, तो साल 2 पहले तो मुलाकातें होती रही, इनके सब कुछ जाते थे। होता क्या था कि 4 बंदे मिलने गए ना, तो 4 बाप जब बाहर आते तो 4 ने अपना एक अलहदा बयान, हर एक ने अपना अलहदा बयान दिया कि खान साहब ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, और वो आग लगाने वाली बात आई, कभी हुकूमत को गाली, कभी जनरल साहब को गाली, कभी किसी को गाली, अपने गालियां। तो इस चीज से होकर फिर उस वक्त तो हमारी हुकूमत थी, एस्टेब्लिशमेंट थी, तो उन्होंने इनकी मुलाकातों को रोक दिया, क्योंकि कभी किसी से खैर की उम्मीद नहीं है। जो भी है, जो भी वकरार मिलने गए हैं तो 5 साल यही गए। अभी इसने सलमान सत्ता ने क्या कहा है कि वो भी बुरा भला कह रहा था, कोई उसने ऐसी बात ही नहीं की। 2 मिलने गया हूँ जी, मुझे कैसे नहीं मेरे के रात की बड़ा शो, और कभी मतलब है कि अपना ये एटीट्यूड ठीक करें, वो समझे कि वो कैद में है और कैद भी की क्या राइट्स होते हैं और कैदी की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उस पर बिहेव करना चाहिए। वो तो इस तरह कह रहे हैं कि जैसे वो जलसे से खिताब करते हैं और इस तरह के पैगाम आते हैं, और 6 बने तो 6 ने अलग अलग आके स्टेटमेंट दिए। बड़ा आसान हो सकता था न्याय साहब, आप तो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बहुत आसान हो सकता था आप अदालत चले जाते, कि जब अदालत में गए थे कि मुलाकात करवा दें, आपसे सवाल भी हुआ था हाई कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद के मुलाकात करवा दें, तो आप उसमें एक दरख्वास्त दे देते कि ये वजूहात हैं, चूंकि कानून के मुताबिक कैदी जो है सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता, उनके बिहाफ पे बयानात दिए जाते हैं, अगर ये बंद करवा दें तो हम मुलाकात करवाते रहेंगे, तो कितना आसान हो जाता। कोर्ट जो है ना, वो कभी यही फैसले की मुलाकातें बंद कराई जाए, क्योंकि बाज़ ह्यूमन राइट्स का मसला आ जाता है, कभी क्योंकि बुनियादी हक है उससे मालूम नहीं किया जा सकता। ये तो उनको खुद जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। उनका ख्याल था कि हम एस्टेब्लिशमेंट को दीवार से लगाएंगे, प्रेशर डालेंगे। खान साहब के ज़हन अभी भी है कि जी ये कई मौके पर इसने कहा था कि जब इतना जुम कट हो जाए तो जर्नैलों को पता नहीं क्या हो जाता है, और ये वो सारा घबरा जाते हैं, ये कुछ किस्म की
उन्होंने वल्गर ज़बान इस्तेमाल की थी चैनलों के खिलाफ। तो इसके उनकी अभी तक वही सोच है, वो कहता है कि मैं प्रेशर डालूंगा तो ये सारी पाबंदी खत्म हो जाएंगी, मुझे रिलीज कर देंगे, वो करेंगे। भाई इन्होंने नहीं रिलीज करना, कोर्स रिलीज करना है, और कोर्स तब करेंगे या आप अपना एटीट्यूड ठीक करेंगे, चाहे आप जितना जोर लगा लें, चाहे आप जी कानून की जो सी किताब ले आए। एक कैदी अपना कैदी नहीं समझ, देखो एक कैदी अगर कैद में होता है वहां जाके वो लड़ाइयाँ करता है, वो करता है, वो कहे कि मेरे ये नहीं है, तो जाहिर है उसको तो फिर और ज्यादा सख्त सजा देते हैं। तो हमने तो 5 साल बड़ी आप खुद को फरमाया कि एक्सरसाइज हो रही है, खाना मर्जी का हो रहा है, और पूरा मेनू बना हुआ है कि खाना चेक होता है, सब कुछ होता है। कैद नाई तो फिर हफ्ते में एक दफा उनकी बेगम से मुलाकात वहाँ कराई जाती है, बाहर लोगों से नहीं कराई जाती, क्योंकि उनके अपने लोग और वो खुद कभी उन्हें जिम्मेदाराना नहीं किया। हमने जब मियाँ साहब कैद में थे या मरीम नवाज कैद में, कभी किसी ने बहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि मियाँ साहब जो जनरल साहब को गालियां दे रहे हैं या किसी हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, ये मतलब है कोई एटीट्यूड आप ठीक करें, हालात सब कुछ बेहतर सकते हैं। आखिर में न्याय साहब चाहते कि खान साहब जेल के अंदर हैं, हम चाहते हैं हम जमहूरी तरीके से मुकाबला करें, लेकिन ये अपने आप को सियासी जमात तो बनाए, जमहूरी बंदा तो बनाए, तो सारे मसले हल हो जाएंगे सारे। चले आखिर में न्याय साहब, आपसे वक्त कम है, मैं चाहूंगा कि आजाद कश्मीर की जो सिचुएशन है, सादा अक्सरियत आप हासिल कर चुके हैं 10 अगस्त को, देखते हैं कि अब आपको 2/3 मेजॉरिटी भी मिलती है या नहीं। बहरहाल इस पे पीपल्स पार्टी के एतराजात हैं, पीटीआई तो वहां इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, तो मुमकिन तौर पर आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल। मतलब इसके लिए मखलूत हुकूमत की जरूरत नहीं होगी, आप सादा अक्सरियत से हुकूमत बना लेंगे? बिल्कुल सबकी पोजीशन में हमारे जो है इस वक्त तकरीबन साल में 20 से ज्यादा सीटें हो गई हैं, और फिर रिजर्व सीटें मिला के हम कुछ 27 से 28 तक पहुंच चुके हुए हैं, और हमारे सारे से हासिल हो गई है। तो उसमें कोई 53 में सारे कुल मेंबरान है आजाद कश्मीर असम्बली के, तो उससे बगैर तो होगी इंशाल्लाह। यहाँ से पूंछ डिवीजन में जो इलेक्शन होंगे वहां से भी कुछ सीटें जरूर हासिल करेंगे, और इंशाल्लाह अक्सरियत हासिल करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी हासिल करेंगे। और ये जो 12 सीटों वाला मामला है, फिर ये ज़ाहिर है आपके जिम्मे होगा, इसका सोल्यूशन क्या निकालते हैं आप लोग, उन एहतजाजियों के साथ किस तरह पेश आया जाता है, ये फिर तय किया जाएगा? राज्य को तो हम देखो केस दर्ज हो गया उनके खिलाफ, हमने तो यही उनको वादा किया है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप कानून की रसद अपनाएं और से अपने आप को बेल करें, हम फैसिलिटेट करेंगे कि बात खत्म किया जाए और नया जो है वो कजाक-ए-कशीर की तरक्की का सफर शुरू किया जाए। हम तो सबको लूप में लेते हैं। आप देखो मंगला डैम में कि जो मुतसीन है जो तो उसमें है सारा 3 रुपए यूनिट जो है वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी पाकिस्तान 50 रुपए तक यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम बड़ी सहूलतें दे रहे हैं। और बाकी सिर्फ ये कहते हैं कि ये 12 सीटें महाजरीन की जाए, इनको खत्म किया जाए। और ज़ाहिर बेचारे वो जो महाजरीन जिन्होंने कुर्बानी दी है, एक तो कश्मीर बनने की कुर्बानी, दूसरा उन्होंने मुतसीन मंगल डैम, उन्होंने अपने कश्मीर के लिए मंगल डैम अपना घर बार छोड़ा, उनको हम कैसे मजलूम कर सकते हैं कि कश्मीर में वोट न डालें? वो हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। और ये चंद शर पसंद है वो जो पता ही, और हमारे कुछ सबूत भी आ चुके हैं, 2-3 बंदे हैं जिनको बाहर से फंडिंग होती है और उन्हें शोर मचाया हुआ है, तो वो भी हम तो उनको भी कहेंगे कि होश के ना फैलें, और पाकिस्तान हमेशा आपको फैसिलिटेट किया है, सारा कश्मीर पाकिस्तान के साथ आना चाहता है, तो खाम खाए कि तो मेरे ख्याल में ये वक्त के साथ साथ ये मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं आखिर में अब्बास साहब आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगा। आपका ये मौक़िफ़ तो 12 सीटों के हवाले से ज़ाहिर है, चूँकि आपने कहा था कि वो जो चाहते हैं हम उनके साथ हैं, और इसी बुनियाद पे बयान सामने आया था कि हम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकआउट भी कर रहे हैं। तो बाइकआउट करने में नुकसान हुआ सर आपका? असेंबली में एक आध भी आपका नंबर होता, कम से कम अपोजिशन में तो बैठते। इवन के शाह महमूद कुरैशी और लाहौर के क़यादत जो कोट लखपत जेल में है, उन्होंने भी खत लिखा था कि बाइकआउट ना करें, लेकिन बाहर वाली क़यादत ने फैसला किया कि नहीं, हमें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नहीं जाना। तो अब आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी असेंबली के अंदर, तो फिर सीटों के हवाले से क्या फैसला करेंगे? नहीं, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, हमारे जीबी में 6 लोग जीते
डंडे के जोर पे उन बेचारों को कहाँ ले जाएंगे, क्यों वहां तो हमारे पास तो इंतखाबी निशान तो इन्होंने छीन लिया था। जो भी लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, और डंडे के आगे खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है। तो दूसरे में थोड़ा सा गौस साहब को क्लियर कर दूं, कश्मीरियों का जो ये समझ रहे हैं ना, इस तरह नहीं है। हमारे पड़ोस में है, मेरा ननिहाल कश्मीर में है, मुजफ्फराबाद में है। उनका मसला पाकिस्तान के साथ नहीं है, रियासत पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तानी इदारों के साथ नहीं है। उनका प्रॉब्लम आजाद कश्मीर की हुकूमत और आजाद कश्मीर की इंतजामिया के साथ है। वो अपने हकूक मांग रहे हैं आजाद कश्मीर की हुकूमत से और आजाद कश्मीर की इंतजामिया से। जो फंड वहां मिस यूज होते हैं, जो शाहाना तर्ज जिंदगी गुजार रही है इंतजामिया, जो शाहाना मराहत दे रही है हुकूमत, उसके खिलाफ वो कह रहे हैं कि ये हक आजाद कश्मीर के अवाम का है, ये पैसा आजाद कश्मीर के अवाम का है। आजाद कश्मीर के हेल्थ पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, बाकी डेवलपमेंट पे लगाएं। उनकी 3 मेन मेजर मुतालबा थे इन सीट के अलावा। एक तो शेड्यूल बैंक का दर्जा देना कश्मीर बैंक को, दूसरा जितनी मुराद है ये असेंबली की उस पे कट करना, उनको इस लेवल पे लाना जिस लेवल पे आजाद कश्मीर का आम आदमी रह रहा है। तीसरी इंतजामिया जो कश्मीर की, जिनके आप बंगले देखें, जिनकी गाड़ियां देखें, जिनके गाड़ियों की तादाद देखें, जिनका तर्ज जिंदगी देखें, उनका लेवल क्या है जिंदगी गुजारने का, बादशाहों से भी बड़ा लेवल है। वो जो पैसा इन चलो तलों पे खर्च होता है, वो कह रहे हैं ये हॉस्पिटल पे लगाएं। हाई कोर्ट ने दिया हुआ ना, आजाद कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप असेंबली के अंदर तरमीम कर लें अगर 12 सीटें खत्म करनी है तो। नहीं तरमीम देखिए, 12 सीटें, ये इनको ये भी नहीं पता है कि तरबेला वाले यहाँ नहीं है। मैं मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखता हूँ, मैं पिंडी में रहता हूँ, मेरा वोट मेरे गांव में है कश्मीर का, मेरा पाकिस्तान का वोट पिंडी में है, जो मेरा कश्मीर का वोट है मैं जाके गांव में देता हूँ, मुजफ्फराबाद में जाके देता हूँ। ये जो वैली और जम्मू के लोग हैं, ये इतने मोबल वतन कश्मीरी है तो अपने अपने हल्कों में जाके वोट रजिस्टर कराएं जहां से ये हैं। नहीं, इसमें तो कोई एतराज नहीं है कि मुहब्बे वतन कश्मीरी है। चंद एक लोग जो असला हाथ में लिए हुए या कानून शिकनी कर रहे हैं, उनकी बात हो रही थी। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं मशकूर हूं आपका आरिफ अब्बासी साहब, जब भी आपसे गुजारिश करते हैं आप ज़हमत कबूल करते हैं, आप हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे, आपके मशकूर हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।